नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस वीकली फीचर सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी ने ये जो कार्यक्रम है ये खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए राजनीति को समझने समझाने के लिए बनाया है, इसीलिए ये प्रोग्राम कंसीव किया गया है, क्रिएट किया गया है। वार्तिक टीवी का ये जो खास कार्यक्रम है ये हम हमारे दर्शकों को राजनीति, जिसे हमारे वांग्मय ने अर्थनीति कहा है या अर्थशास्त्र कहा है, पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न कल्चर की तरफ से दिया हुआ नाम है। हमारा जो पुरातन नाम है वो अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले चाणक्य ने जिस तरह से राजनीति को डिफाइन किया है, जिस तरह से राजनीति की गाइडलाइंस तय की हैं, उसमें आपके और हमारे जीवन का संपूर्ण हिस्सा समा जाता है। एक एक बारीक सी चीज वो भी उसमें समाहित है, यानी कि राजनीति आपको सर्वांगीण रूप से घेरे हुए है। और हमारे यहां पर हालात ये हैं कि हम इन सब चीजों से अलग हैं। 5 साल में एक बार जब वोट देने का मौका आता है तब हम राजनीति के बारे में कोई बात करते हैं, या आमतौर पर यदि राजनीति की बात करते हैं तो उलूल जुलूल की बातें ज्यादा होती हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातें ज्यादा होती हैं। राजनीति के बेसिक कंटेंट को समझना हमारे लिए आज भी दूभर होता जा रहा है, हो रहा है। हमारे अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है। मैं आपको आज ही का एक उदाहरण देता हूं। मेरे साथ एक प्रोग्राम में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी थे, उनके बारे में आज मुझे एकदम चौंका दिया एक व्यक्ति ने यह कहकर कि वो फुल कर्नल हैं। आप सोचिए जरा, मेजर जनरल, और यह व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं कि वो क्या फुल कर्नल हैं। ये वैसी ही बात हो गई कि कोई व्यक्ति कलेक्टर बन गया और उसको पूछा गया कि तुम पटवारी कब बनोगे। ये इस तरह की बात है। हम इस तरह से जागरूक हैं। हमारी जागरूकता का आलम और हमारी जागरूकता का पैमाना यह है। और एक तरफ हमारा ये उदासीन रवैया है, कम पढ़ने लिखने की एक आदत है, इश्यूज को न जानने की एक आदत है, और एकदम शत्रुमुर्गी अंदाज में हम जीते हैं। केवल अपना जो निद्रा, मैथुन और आहार का जो मसला है, जो जानवरों में भी होता है, हम जिस देह में हैं उस देह को पहचानना हमारे लिए आज भी एक तरह का अनअवेयरनेस का भाव है। इसको दूर करने के लिए हमारा एक खास कार्यक्रम है। और यदि हम जागरूक रहते हैं तो फिर हमारा जिन शक्तियों से मुकाबला है हम पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि अरब के जजीरे से एक पॉलिटिकल पावर उठा और आज आपके इस पूरे के पूरे रीजन को जिस तरह से आपके सामने अपने प्रभाव में ले रखा है, अपनी जद में ले रखा है, आप ही के जो भूभाग हैं वो आपसे छिन चुके हैं। ये राजनीति में जो आपकी अवेयरनेस की कमी है और अर्थशास्त्र में जो आपका कमजोर ज्ञान है, उसी की वजह से हुआ है, अन्यथा यह नहीं हो सकता था। तो अर्थशास्त्र की बात चली है, चाणक्य की बात चली है, तो इस कार्यक्रम में, सियासी चाल भूचाल के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमेशा की तरह राजनीति के चाणक्य, राजनीति में एक लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह भी होते हैं। सबसे पहले हम चंद्रराज जी का स्वागत करते हैं। चंद्रराज जी, स्वागत है। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत धन्यवाद। तो चूंकि आज के इस कार्यक्रम के सियासी चाल भूचाल का ये जो वार्तिक टीवी का कार्यक्रम है, इसके सूत्रधार आप ही हैं, इसलिए मैं केवल प्रस्तावना के बतौर एक बात कह देता हूं। बाकी आप फिर जो हमारे दर्शकों को जो बताना है और वो आप बताइएगा। मैं आपसे जो बात जानना चाहता हूं वो ये है कि ये किसानों का जो मसला है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है, इसके क्या पहलू हैं और किस तरह से समाधान को प्राप्त होगा? किसानों की मांग किसानों की हट बन गई और सरकार का फैसला राजहट बन गया। ये दो हटों का आपसी टकराव है। कुछ बातें किसानों की सही भी हो सकती है, कुछ बातें गलत भी हो सकती है, कुछ फैसले सरकार के सही भी हो सकते हैं, कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। मजा जब आता है जब दोनों बैठ करके तय करते कि आपके हट का कौन सा हिस्सा हट है और कौन सा हकीकत है, या सरकार बताती कि हमारा कौन सा फैसला वास्तव में जरूरत है या सरकारी हट है। इन दो हटों के टकराव में कितने दिन बर्बाद हो गए, जाम लग गए, हजारों किसान आ गए, भूख से पीड़ित हो गए। वो अपनी मांग बताते रहे, मांग सुनी नहीं सरकार ने, सरकार अपना तर्क देती रही, सुना नहीं किसानों ने। अर्थात कहने का ये मतलब है कि ये दोनों का एक पक्षीय रवैया है। इस एक पक्षीय रवैये में किसानों को कॉर्पोरेट फार्मिंग से नाराजगी हो सकती है, सरकार के लिए
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी हो सकता है, पर सीमाएं तो होनी चाहिए। बैठ के बात करो, समझाओ किसानों को। और किसानों, आपकी बात है, सरकार से बात करो। आप सरकार से बात करने को ढंग से तैयार नहीं, सरकार आपको समझाने को ढंग से तैयार नहीं। इन दोनों के बीच में ये संघर्ष है। अब ये बड़ा विभत्स रूप ले चुका है। लाखों हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। महीनों से किसान भूखे मर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, जाम लग रहे हैं, यातायात अवरुद्ध हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, सब तरह से परेशानी है। इस स्थिति में किसान आंदोलन की असलियत को जानने के लिए, उनकी हकीकत को जानने के लिए ऐसा एक कोई टीम बनना चाहिए जिसमें बराबर की भागीदारी किसानों की हो, बराबर की भागीदारी सरकार की हो। बैठ के बात करें, शुरू से अब तक जो हुआ है, पहले तो सरकार किसानों को ये साबित करे कि वो सरकार के दिल में किसानों के लिए जगह है, दर्द है, मोहब्बत है, प्यार है, किसानों का भला चाहती है सरकार, हेल्प करना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है, समझना चाहती है, हट नहीं है, जिद नहीं है। ये भावना बनाओगे तब किसान कहेगा कि हम भी तैयार हैं बैठने को सरकार के साथ। हमारी बात न तो सरकार ने कभी ये कहा, न किसानों ने ये कहा। मीडिएटर जो जाते रहे, उनमें इतनी बुद्धि होती तो कभी का झगड़ा मिट जाता। दुनिया में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है जो मिटे नहीं। दुनिया में ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसका समाधान न हो। मैं आपको याद दिला दूं, गसाना आंदोलन हुआ था राजस्थान में किसानों की मांग को लेकर के। 72 दिन चला था, 3 मंत्री लगे थे, 5 आदमी गोली से मर गए थे। जब उनसे नहीं समझाया गया तो वो काम हमें दिया गया। आप बिल्ली को 12 मिनट में समझ गया। हमने जाके किसानों से पूछा उनकी मांग क्या है, उन्होंने बात कहा वाजिब बात मांग ली। उन्होंने कहा ये सुविधा चाहिए, हमने सुविधा मान ली। सरकार ने कहा हमको ये चाहिए, उन्होंने हमारी बात मान ली। तो इनके बीच में मीडिएटर होना चाहिए। अब आप मीडिएटर को बीच में जैसे आदमी को बुलाना नहीं चाहते और मुल्ला तो प्याजा को आप बीच में डालना चाहते हो, ऐसा चलता नहीं है। इसलिए किसानों की बात को समझाने लायक व्यक्तित्व होना चाहिए, जिनमें किसानों का विश्वास हो, किसानों का जिनकी आत्मा में विश्वास हो, जो किसानों के प्रति मोहब्बत रखते हो। जब किसानों के पास आने वाले आदमी किसान ही नहीं है, उनको किसानी की नॉलेज ही नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की परिभाषा नहीं जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नुकसान नहीं जानते हैं। अगर ये किसान कहता है कि आप हमारी मिनिमम प्राइस तय करो, व्हाट इज रॉन्ग? तो ये फॉर्मूला लीजिए कि आपकी मिनिमम प्राइस जब हम तय करेंगे तो शर्तें होगी। कुछ शर्तें आपके किसान मानेंगे, कुछ किसानों की शर्तें आप मानोगे। खामखा का झगड़ा बढ़ा दिया, तूल कर दिया, पूरे देश में आज आवाजाही होगी। इसके राजनीतिक परिणाम है। मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, पर किसानों के आंदोलन को जिस ढंग से सरकार ने डील किया है वो उचित नहीं है। एक और तरीका नहीं है। किसान कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, किसान पूरा देश है, किसान पूरा राष्ट्र है। इसलिए आप भगवान के लिए अगर अकबर बनना चाहते हो तो बीरबल की राय लो, मुल्ला दो प्याजों की राय छोड़। अगर उनकी राय लोगे तो आप फैसले पर नहीं पहुंचोगे। आपको स्वयं बात करनी चाहिए किसानों को बुला करके। इसमें कोई ईगो का प्रश्न नहीं है, ये राष्ट्रीय आवश्यकता है। आज किसान दुखी है तो देश दुखी है। किसान छोटी आबादी नहीं है। पहले यह कहा गया कि पर्टिकुलर जाति आंदोलन कर रही है, धीरे धीरे सारी जातियां जुड़ गई, उसके सिख जुड़ गए, जट सिख जुड़ गए, सारी जुड़ गए। इस आंदोलन को जितना लंबा खींचा जाएगा, मोदी जी आपकी प्रतिष्ठा में अड़चन आएगी। चुनाव आने वाले हैं, वक्त का तकाजा है। विपक्षी क्यों नहीं मौका चुकेंगे आपके खिलाफ भड़काने का? उनका तो काम है, आप समझाइए, आपका काम है। अब किसान अपनी हट पर अड़े हैं, सरकार राज हट पे अड़ी है, तो जैसा मैंने कहा 2 हटों का टकराव है। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। समाधान करने की भावना होनी चाहिए, समाधान करने की इच्छा होनी चाहिए। जो समाधान करने की इच्छा होगी तो समाधान हो जाएगा। और सरकार हट पर बैठ के नहीं, हम तो हमारे 3 कानून लागू करेंगे। किसानों ने कह दिया कि 3 कानून लागू नहीं होंगे। अरे 1.5 कानून कर लो यार, 3 की जगह बैठ के बातें करो, आधा कानून कर लो, नया कानून बना लो। सरकार हटना नहीं चाहती, किसान झुकना नहीं चाहते। मरती तो जनता है, परेशान तो जनता होती है। मैं भी जाकर के दिल्ली से 20 रास्ते आया हूं, क्योंकि वहां पर जाम था, पुलिस लगी, मिलिट्री लगी, सब लगे। ये क्या वजह है? मैं मोदी जी आप जैसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता हूं कि आप तुरंत आपके मेरे इस वक्तव्य के बाद 1 हफ्ते के बीच के अंदर ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें दोनों को स्वीकार्य लोग हों, और पहले दोनों अंडरस्टैंड करिए तो कमेटी का फैसला दोनों को मान्य होगा। अब टिकैत ने एक
टिकैत नामक आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया। मान लीजिए सारे किसान नेता एक हुए तो आप क्या करोगे? क्या आपको यूपी का चुनाव नहीं लड़ना है? क्या आपको हरियाणा का चुनाव नहीं लड़ना है? क्या आपको पंजाब का चुनाव नहीं लड़ना है? आप भी राजनीति सोचते हो और आप तो राजनीति में अपनी पार्टी का स्वार्थ देखने के माहिर हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। चुनाव के पहले आप उत्तर प्रदेश को देखो, हरियाणा को देखो, पश्चिमी राजस्थान को देखो और भगवान के लिए इस समस्या का समाधान एमिकेबल तरीके से, मान्य तरीके से, स्वीकार्य तरीके से करो। ये हट का प्रश्न नहीं, ये जिद का प्रश्न नहीं, ये अहंकार का प्रश्न नहीं, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, ये नाक का प्रश्न नहीं है, ये झुकने अकड़ने का प्रश्न नहीं है। जी, तो ये तो रही ये बात जो आपने देखी है और ओवरऑल इसका जो हल है वो आपने सुझाया है। मैं चूंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों ने भी ये जो कृषि कानूनों का जो मसविदा है, यदि इसको गौर से देखा जाए तो ये कांग्रेस की सरकारों के समय से ही इस तरह की बात चलती आ रही है और ये कानून जो हैं ये प्रस्तावित रहे हैं और इसकी डिमांड भी रही है पार्लियामेंट में भी। तो कानून का सुभाष जी, कानून को अच्छा बुरा तो बता ही नहीं रहा हूं। नहीं, सरकार कौन सी कांग्रेस का ठेका है? हम कोई कांग्रेस के प्रामाणिक सपोर्टर नहीं है। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। बात सही है, कांग्रेस के वक्त से ये प्रस्ताव थे तो भाजपा ने इसको उस वक्त जब सरकार बनी तो क्यों नहीं ऐसी कमेटी बना करके जांच के लिए डाला इसको? इसके एग्जामिनेशन का बोर्ड क्यों नहीं बनाया? अगर कांग्रेस ने गलती की तो भाजपा सुधार सकती थी। उसी कांग्रेस की गलती को आप रिपीट करोगे और कोई गलती नहीं है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं किसानों के साथ। ये जो अन्याय हो रहा है, उनकी बातों को मान नहीं मार रहा है, ये उचित नहीं है। किसान देश का सबसे बड़ा वर्ग है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का पेट। अगर उसको कोई दुविधा है तो उस जो किसान को होगा, आपको नहीं होगा। सरकारें नहीं समझ सकती किसान की तकलीफ। एक फंडामेंटल बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, उसकी तरफ आ रहा हूं अभी मैं। आप इसको यहां एक बार रोकिए। मैं बात आपसे, हमारे दर्शकों को भी हम ये बताना भी चाहेंगे कि बेसिकली जो सरकार चलाने का जो हमारा एक तरीका है, जो टूल हमने यूज कर रखा है, वो टूल एक्चुअली इंडिजिनस टूल है नहीं। ये टूल है हमने अडॉप्ट किया हुआ है और ये किसी विदेशी सत्ता ने जिस तरह से बना दिया, अब ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है सारा काम, चाहे सरकार किसी की आए। आप देखिएगा 95% जो काम है ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इसमें पॉलिटी जो है वो दरकिनार रहती है और ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है, जो ढांचा आपके यहां पर है, ये तैयार हुआ ब्रिटेन में। आप पर उनको रूल करना था, इसलिए ब्यूरोज को भेजा गया और ये ब्यूरोक्रेट्स आज भी एज इट इज आपने लिए हैं। जैसे कि पावर ट्रांसफर हुआ, पावर ट्रांसफर के साथ आपको ये दहेज में मिल गया ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। और आज भी सुभाष जी, ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदारी देना मैं उचित नहीं मानता। अंग्रेजों ने 150 वर्ष तक इस देश पे राज किया था। टोटल 300 ICS बने थे 150 वर्ष में। अब तो सैकड़ों की संख्या में ब्यूरोक्रेट है। अगर ब्यूरोक्रेट गलत करता तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार नहीं है। यू आर द कंट्रोलर। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कंट्रोल कि पॉलिटी जो है वो दरकिनार रहती है और जो फाइल्स है वो वैसी की वैसे चलती रहती है, सरकार कोई आ जाए। अब ये कानूनों का नहीं, ये गलत। मैं आपसे कहता हूं सरकार तय करे। हाँ, अभी इन दिनों मोदी जी ने भ्रष्टाचार रोकने का एक प्रयास किया, सफल हुआ कि नहीं हुआ? 2 नंबर के पैसे का रोकने का प्रयास किया, सफल हुआ ना? कितना % होता है जो अब 2 नंबर का धंधा हो जाता है? सरकार इन ब्यूरोक्रेट्स पर जिम्मेदारी डालने के बनिस्बत इन पर लगाम कसे, इनको बाउंड करेगा, किसानों का हित देखे, इनको बाउंड करेगा, सरकार का हित देखे। सरकार करना ही नहीं चाहती है कि ये तो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं तो मंत्रियों की जरूरत ही क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। यह गलत तरीका है। इस प्रकार सरकार को आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। सरकार की प्रथम जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट की सेकंड जिम्मेदारी है। अगर ब्यूरोक्रेट गलत है तो सरकार भी गलत है। कि मजाक है किसी ब्यूरोक्रेट की जो आज मुख्यमंत्री जो चाहे करना चाहे, कौन सा ब्यूरोक्रेट बोलेगा? आपके चीफ सेक्रेटरी की हैसियत है कुछ? 1 मिनट में हटते हैं। कितनी ट्रांसफर करता है आज की गवर्नमेंट? 50-50 IAS की एक साथ ट्रांसफर होती है, 50-50 IPS की होती है। जो इतना भयभीत है उस पर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो? जो मुक्त है फैसला करने के लिए, उस पर आप जिम्मेदारी डालो। किसानों के इस आंदोलन को अगर ब्यूरोक्रेट ने ढंग से नहीं समझाया सरकार को, तो सरकार की ना समझी है। ब्यूरोक्रेट इज नॉट सपोज टू गाइड यू इन एवरीथिंग। ब्यूरोक्रेट इज सपोज टू ओबे यू, नॉट टू गाइड यू। ही हैज टू सजेस्ट यू, नॉट टू गाइड यू। ये मैं तो सारी जिम्मेदारी केवल और केवल राजनीतिज्ञों की ही मानता हूं। बिल्कुल ठीक है।
मैं वही आ रहा हूं, बीच में मैं जो कहना चाह रहा हूं वो पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है वो यही है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स गाइड कर रहे हैं, सरकारें उस तरह का निर्णय ले रही हैं। आज जो कांग्रेस है जो ये बिल चाह रही थी वो कुछ नहीं बोल रही है, जबकि पॉलिटी इसको कहते हैं कि जो काम देश हित में होना चाहिए या तो आप उसके पक्ष में रहिए या आप उसके विपक्ष में रहिए। यदि बीजेपी की सरकार है आज, मैं कह रहा हूं आज आप कांग्रेस की सरकार ले आइए और यही तीनों को जो बिल है वो पास करा दीजिए, बीजेपी खिलाफ हो जाएगी इसके। ये पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक ही बात है, आप एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं, इस बात को समझ लेना आप। ब्यूरोक्रेट आजकल क्या करते हैं, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुना दास। ये बेचारे अपनी सजेशन में भी अपना इंटरेस्ट देख के करते हैं, ठीक लगता है वो कर देते हैं, मगर वो जाकर के मुंह पे ये कहते नो मिनिस्टर साहब आप इस पॉइंट पर गलत हो। आज तक ऐसा उदाहरण है तो बता दो, किसी चीज सेकेंड सीएम से कहा क्या कि मुख्यमंत्री जी आपका फैसला जनता के हित में नहीं है, आज तक कहा है क्या? ये तो बेचारे अपोजिशन वाले बोलते हैं, कभी पार्टी के अंदर के लोग, आज वो सतपाल मलिक बोल गए, कभी कोई गवर्नर बोल जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूं किसानों की समस्या को वाक चतुर और तर्क का विषय मत बनाइए, इसे हकीकत में लीजिए। ये मजाक नहीं है मोदी जी, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है इस देश को, ये आपको भी महंगा पड़ने वाला है। आप बीरबल की राय लो, टोडरमल की राय लो, मुल्ला तो प्यादा की राय लेना बंद कर दो। अब आपके भी अच्छे सलाहकार बचे नहीं है, एक दो ही बचे हैं, इसलिए अब आपने तोमर के जिम्मे काम डाल दिया। अब तोमर साहब को समझ तो होनी चाहिए किसान चाहता क्या है। आज तक बैठ के 100 किसान, अच्छा ये किसान नेता आंदोलन में लगे हैं, बचे हुए किसान नेता कम है, उनका तो 100 की मीटिंग बुलाओ, उनसे बात करो कि देखो भाई हमने आपके किसानों की बात मानना चाहिए कि आप जाओ किसान नेताओं के पास, किसानों को भेजो, किसान नेताओं के पास किसानों को समझाने के लिए भेजो। आप किसान नेताओं के साथ भेजते हो गैर किसानों को, नहीं मानेंगे आपकी बात, और आंदोलन रुका नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, आपकी पार्टी के लिए। ठीक है, आपकी इस बात से बहुत सारे लोग ये भी मानेंगे कि ये बात सच है और इस बात का कोई एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें जो है वो भी, चूंकि आपका लंबा अनुभव है, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये स्टेट सब्जेक्ट है या केंद्र का सब्जेक्ट है? पहली बात, ये दोनों का ये दोनों का सब्जेक्ट है, दोनों का सब्जेक्ट है। ये स्टेट जो ये किसानों का सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो सेंट्रल का है। किसानों के हित की प्राइस कैसे बने, इसमें क्या का झगड़ा है? वाई यू डिवाइड कि स्टेट की जिम्मेदारी, व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज पब्लिक एंड व्हाट इज सेंटर? सेंटर इज पब्लिक एंड बोथ आर किसान। ये किसानों की समस्या को आप स्टेट और सेंटर के झगड़े का पार्ट क्यों बनाते हो? किसान मर जाएगा इस तरह। तो कोई कहेगा मूंग की दाल इस बार करो, कोई कहेगा मूंग की दाल इस बार करो। नो, इसका फॉर्मूला करो, प्रोडक्शन कितना होगा, आवश्यकता कितनी होगी, खर्चा कितना आ रहा है, बीज कितना लग रहा है, खाद कितना लग रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नफा हो रहा है, किसान का खर्चा क्या आ रहा है, खाद की कीमत क्या है, डीजल का भाव क्या, सबको ले फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला ऐसा हो जो रियल एक्चुअल प्राइस का पता लगाए, उसके बाद उसमें उनका प्रॉफिट और मेहनत जोड़ करके एक फॉर्मूला बना दो। अब वो फॉर्मूला स्टेट गवर्नमेंट बनाए, आपका प्लानिंग कमीशन बनाए, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बनाए। इन छोटे झगड़ों की चर्चा मैं करना नहीं चाहता हूं। बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बोथ हैव टू डिसाइड मिनिमम प्राइस। ये कैसे होगी कि घर में तो पड़ता है 100 रुपए किलो है धान, आप बेचारे से 90 में ले लोगे? घर का राज है तुम्हारा, वो इससे पैदा करता है क्या? पेट भरता है देश का, कमाई उसका पेट भरना चाहिए। जो देश का पेट भरता आप उसका पेट नहीं भरना चाहते, कौन सा तरीका ये? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात कही है वो किसानों के हित में भी है और सरकार को इस तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया है और जिस तरह से एग्रीकल्चर को जिस अनुसूची में आपने डाल रखा है, वहां ये समस्या हमेशा रहेगी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट यदि एमएसपी डिसाइड भी कर देती है, डिक्लेयर भी कर देती है, तो ये राज्य का सब्जेक्ट होने के नाते फिर राज्य अपने अपने हिसाब से एमएसपी इसके डिसाइड करते हैं। नहीं, ये दादागिरी राज्यों की बंद करिए आप। हाँ, यस, नहीं, राज्य और सरकार में ये अंतर होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, यही तो मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार, राज्य केंद्र की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है, केंद्र राज्य की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। ये संयुक्त जिम्मेदारी का विषय है, इनको दोनों को संयुक्त रूप से सोचने जाना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आपने तो कह दिया मक्का 100 रुपए क्विंटल और स्टेट ने कह दिया 50 रुपए क्विंटल। भाई इसका फॉर्मूला बनाइए, मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला तय करो। फॉर्मूला तो मिलकर तय कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर अपने एक्सपर्ट की राय से
अपने साइंटिस्ट की राय से, इकोनॉमिस्ट की राय से एक फॉर्मूला बना दे, वो फॉर्मूला केंद्र सरकार डायरेक्टिव कर दे, हर स्टेट उस फॉर्मूले को मानने के लिए बाध्य हो जाए, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई तरीका नहीं है झगड़ा खत्म करने का। ये जो एमएसपी है, इसको लेकर जैसे भी आपने गवर्नर मलिक का भी नाम लिया, और एमएसपी को लेकर पूरा देश ये चाहता है कि भी किसान को एक मिनिमम जो सपोर्ट है, उसकी लागत है, उसका प्रॉफिट है, वो मिलना चाहिए। यहां जो अभी भी पीछे दिनों में जो समस्या आई थी वो आपसे छुपी हुई नहीं है, क्योंकि कई स्टेट्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा है। और वो करते क्या है, जो आड़तिये हैं वो ये करते हैं कि जो स्टेट कम रुपए में खरीदते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम है, वहां से वो कृषि जिंसों की खरीद करते हैं, और जहां पर रेट ज्यादा है वहां ले जाकर उसको बेचते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो नया कृषि कानून बिल है, इसमें एक कृषि कानून बिल है मंडी को लेकर। ये आड़त की जो दुकानें लगी हुई हैं, और ये भी एक शोषण का जरिया है, जो कि बहुत इतिहास है इसका लंबा चौड़ा। तो ये मंडियां जहां जहां हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे आपका जो आपने राजस्थान का भी बताया, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला और कुछ वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा भी है, ये इलाका ऐसा इलाका है जहां कोई जमाने में ये ज्यादा पैदावार थी और मंडियों की बहुतायत है। लेकिन अब जो मंडियां हैं वो केवल और केवल किसान का शोषण कर रही हैं। इस मंडी के इस जाल को तोड़ने के लिए भी ये कानून कांग्रेस भी लाना चाहती थी, अब बीजेपी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब कांग्रेस इसके खिलाफ है, पहले बीजेपी इसके खिलाफ हो जाती शायद। तो ये इस तरह आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर मुझे एक बात बताओ, मंडी अपना धंधा करती है, मंडी अपना नफा करती है, आड़ती अपना पैसा बढ़ाता है, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है, गवर्नमेंट की है। अगर मंडी में गड़बड़ है तो ठीक कराओ, मंडी कानून मजबूत करो, समानांतर मंडियां पैदा करो, एक ही जगह 10 मंडी बना दो, कंपटीशन खड़ा कर दो। जब आप कंपटीशन करोगे नहीं और कुछ चंद व्यापारियों के हाथ में मंडी दोगे, चाहे वो सरकार के नौकर व्यापारी क्यों हो, चाहे सरकारी मंडी के कारिंदे क्यों हो, तो आपको समस्या का हल क्या हुआ? आपने समस्या तो बता दी, मुझे आप इसका निदान बताइए। इसका निदान ये है, मंडियों पर नियंत्रण होना चाहिए, किसान और मंत्री के मंडी के बीच का रिश्ता पारिवारिक होना चाहिए। अब आप केवल इसको व्यापारिक रिश्ता बढ़ाओगे तो मंडी के लोग भी लाभ उठाएंगे। बढ़िया मुफ्त का काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसका भी पेट है, इसलिए इनके भी संतुलन करो, और संतुलन नहीं कर सकते हो तो आरोप लगाना बंद करो। अब मंडी हटा देंगे तो कहा जाएगा किसान, और मंडी अगर बन जाएगी तो क्या बुरा हो जाएगा? कॉम्पिटिशन इन मंडी, समानांतर मंडियां बढ़ाओ, एक की जगह 4 मंडियां बढ़ाओ, 10 जगह बढ़ाओ। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, कि महंगी जगह से सस्ती जगह से खरीद के महंगी जगह में बेचना, ये तो सरकार की टोटल नाकामी है। जब ये स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, चेक क्यों नहीं होती है? पूछिए पंजाब का क्यों इतना सस्ता बनता है, वो केरल में महंगा क्यों बिकता है? तो क्या ये भी किसानों का काम है? ये भी सरकार का काम नहीं है? तो सरकार का काम क्या है? इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रिच टू पुअर, इसको रोकने की तो प्योरली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जरूरत पर तो कानून बनाओ, कड़ा कानून बनाओ, नियम बनाओ, संविधान इस पर आपके कानून में संशोधन करो। जैसे एक स्टेट से सस्ता माल खरीद के बड़ी महंगी स्टेट में जाता है तो वहां के चीफ मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? जो लाता है उस सीएम की क्या जिम्मेदारी है? आप छूट दे रहे हो तो लूटेंगे, जहां छूटोगे वहां लूटोगे, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए किसानों की समस्या का एमिकेबल सेटलमेंट के अलावा कोई समाधान नहीं है। इसे जाति समस्या मत बनाइए, इसे राष्ट्रीय समस्या बनाइए। ये मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, ये मैं राज्य सरकार से भी करता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये नया कृषि कानून जो बिल है, इसमें मंडियों के बारे में मैं हमारे दर्शकों को भी बता देता हूं कि इसमें प्राइवेट मंडियों का ही प्रावधान है। इसीलिए ये जो मैक्सिमम जो विरोध हो रहा है, ये आड़तिया गैंग की तरफ से भी हो रहा है। इसमें वो बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि यदि बैन कर दो आड़तियों को, एक मिनट, आप आड़तियों को बैन कर दो, बंद कर दो ना, आड़त का व्यापार कर सकते हो क्या? आपने कर दो, प्राइवेट में कर देगा किसान। किसान को मैं जाकर के बोलता हूं यार तेरे को मैं इतने रुपए दूंगा, दूसरा आदमी जाके बोलता है मैं 10% बढ़ा के दूंगा, तो उधर चला जाएगा, मेरी तरफ आएगा ही नहीं। किसान भी आजकल व्यापारी हो गया है, वो भी आजकल कलेक्शन करता है, घर में धान इकट्ठा करता है, भाव आने पर बेचता है। ये जो पैसा कमाने की व्यापारिक नियत है, ये खाली व्यापारियों की नहीं, किसानों की भी है, हर आदमी की, आड़तिये की भी है। इसका तो कानूनन कोई कोई आपको निदान निकालना पड़ेगा। अब मंडियां प्राइवेट है तो मैं क्या करूं? खोलो ना सरकारी, पहले खोली थी ना। हमारे जो अपने सरकारी मंडियों को कुत्ता भी नहीं जाता धान बेचने के लिए, वहां पे
सब प्राइवेट काम होता है। क्या होता है कि पैसा नकद मिलता है, हाथों हाथ मिलता है, लाल फीताशाही नहीं होती है, ब्यूरोक्रेट्स होते नहीं है, तोड़ में गड़बड़ नहीं होती है, हाथों हाथ पैसा मिलता है, हाथों हाथ दाम लेते हैं, इसलिए बढ़ जाता है। किसान को मंडी के भाव नहीं, सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने मंडी के भाव की बात करी, सुविधा की बात ही नहीं है। आज मैं जाओ सरकारी मंडी में जाके देख लो, आप लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई कहता माल खराब है, कोई डिस्काउंट का, ये धंधा नहीं चलता है। प्राइवेट आदमी जब चीज खरीदता हाथों हाथ पैसे देता है, हाथों हाथ क्वालिटी देखता है, और बेचने वाले भी हाथों हाथ पैसे लेता है। ये हाथों हाथ का धंधा जिस मंडी में होगा वहां गड़बड़ नहीं होगी, जहां हाथों हाथ काम ही नहीं होगा वहां तो गड़बड़ होगी। उसका दुनिया में कायदा है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। भारत का भी इंसान है, वो पैसा कमाना चाहता है, उसका भी घर, उसका पेट है। अब आप पहले जमाने में ज्यादा कमाता था, अब कम कमा लेता है। सरकार की जिम्मेदारी संतुलन करने की है, चाहे वो आड़तिये का व्यापार हो, चाहे सरकार का व्यापार हो, चाहे और किसी का व्यापार हो। जो सरकारी संतुलन नहीं बना सकती वे असफल हो जाती है। जब तो PL 480 से लाखों टन धान मंगाया जाता था कोई जमाने के अंदर, भूल गए आप क्या हालत थी इंडिया की। आज सरप्लस है, किसानों ने दिया इस देश को। आज हम सेल्फ सफिशिएंट है, धान में, मूंग में, दाल में, चावल में, हर में सेल्फ सफिशिएंट है। ये सब किसानों की देन है। जब सेल्फ सफिशिएंट है तो किसान भूखा क्यों? इसका जवाब मुझसे मत पूछिए, सरकारों से पूछिए। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो आपको खुशखबरी और हमारे दर्शकों को भी बधाई दे देते हैं कि आज भारत ने 100 करोड़ टीके लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छी बात है। तो ये इसके लिए आपको भी बधाई। और मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो कि 100 करोड़ टीकों का ये जो टीकाकरण का भारत का एक रिकॉर्ड अभियान है, ये भारत की सरकार ने पूरी ड्राइव चलाकर किया है। और बहुत सारे देश हैं जहां की 10 करोड़ की जनसंख्या है टोटल, वहां पर भी वो इस तरह का कोई ड्राइव नहीं है। जी, मैं चाहता हूं इस 100 के अंक का कांग्रेस तारीफ करे। ये 100 टीके लगी है, इसकी प्रशंसा कांग्रेस करे, क्योंकि हर अच्छी चीज की प्रशंसा करने की आदत डालो, अपनी जेलसी मत दिखाओ। सोनिया जी को बोलना चाहिए मोदी जी बधाई हो। दिया क्या मोदी ने बधाई? राहुल ने दिया क्या बधाई? प्रियंका ने दिया बधाई? किसी ने दिया बधाई? सारे देश को खुश होना चाहिए, 100 टीकों का टीकाकरण हो गया। तो जब आप अच्छे काम की प्रशंसा नहीं करते हो तो बुरे काम की बुराई करने का भी आपको अधिकार नहीं मिलता है। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टेट्समैन होना चाहिए, ये स्टेट्समैन की भूमिका होनी चाहिए। इसमें ये पार्टियों की जो आपसी इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप का और कड़वाहट का जो माहौल है, अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं जब बांग्लादेश का याद आते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ब्रॉड माइंडेड आदमी थे। अब आदमियों का माइंड सुकड़ता जा रहा है, केवल सत्ता की लड़ाई, केवल एक दूसरे की आलोचना। इट इज नॉट ए गुड डेमोक्रेसी। मजा आ जाएगा, तारीफ भी की जाए, चालोता भी की जाए। बुरे काम की बुराई करो तो अच्छे काम की अच्छाई करो। आज 100 टीकों का टीकाकरण किया मोदी जी, मैं आपको तहे दिल से उन हजारों लोगों जो मेरे मित्र हैं उनकी ओर से बधाई देता हूं। बहुत बड़ा काम हुआ है, ये इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस देश की। और आज डेंगू के खिलाफ जिस ढंग से राजस्थान प्रांत की सरकारें और देश लड़ने को तत्पर हुई है, इसके लिए भी देश और प्रांत दोनों सरकारी बधाई की पात्र है। अगर राजस्थान में 100% टीकाकरण हुआ है तो मैं गहलोत को भी कांग्रेचुलेट करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। आलोचना है, अलग बात है, राजनीतिक स्वार्थों के टकराव की आलोचना है। अच्छा काम तो अच्छा काम ही है, जो जितना बढ़िया करता है उसकी बढ़िया तारीफ है। उसका फल भी मिलता है चुनाव में, जनता उसको नंबर भी देती है, जनता उसको अवार्ड भी देती है, जनता पुरस्कृत भी करती है। और जैसे जैसे आंदोलन चल जाते हैं 6 महीने तो जनता पनिश भी करती है। ये जनता पुरस्कार देना जानती है, वो जनता पनिश करना भी जानती है। चाहे मोदी जी हो या सोनिया गांधी, चाहे राहुल हो या प्रियंका, चाहे शरद पवार, चाहे ममता बनर्जी, सबको नोट कर लेना चाहिए। जनता की मार से कोई नहीं बनता है और जनता की प्यार से कोई मरता नहीं है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। गुड। तो हम इसको किसानों के मामले को अब एक बार की समअप करते हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य पर जो ऑनलाइन खरीद है खरीफ की फसलों की, वो शुरू हो गई है। और हमारा प्रोग्राम सुनने वाले लोग भी ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकते हैं। और इन फसलों में मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, ये जो फसलें हैं ये ऑनलाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ में सरकार खरीदने के लिए सरकार ने कहा है। तो जो किसान अपनी फसल को MSP पे बेचना चाहें उनके लिए ऑनलाइन खरीद शुरू हो गई है। अब मैं विषयांतर करते हुए चंद्रराज जी से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि चंद्रराज जी का राजस्थान की राजनीति में बहुत विशेष तौर पर उल्लेखनीय कार्य भी रहा है और पकड़ भी है, तो
चंद्रा जी, राजस्थान में जो उपचुनाव का माहौल है, ये क्या माहौल है और किस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है? मैं चाहूंगा चंद्रा जी को एक बार फुल स्क्रीन पे लाया जाए। राजस्थान के इन उपचुनावों में एक बात साफ हो गई कि मंचाओं को टिकट बांट दो, कार्यकर्ता रोते रहो। आप मुझे एक बात बताइए सुभाष जी, पूरे के पूरे वल्लभगढ़ क्षेत्र में जिस आदमी ने 1 घंटे चाय नहीं पिलाई किसी को, पानी नहीं पिलाया किसी को, भाजपा ने हिम्मत सिंह को टिकट कैसे दे दिया? इसलिए दे दिया कि भाजपा गुलाब चंद कटारिया की पसंद को ठोकर मारना चाहती थी। काम तो 5 साल डांगी ने किया, रात दिन डांगी रोया, रात दिन डांगी घुमा, कार्यकर्ताओं में डांगी रहा और टिकट दे दिया हिम्मत सिंह को, क्योंकि चित्तौड़ के MP CP जोशी के साथ इनके घनिष्ठतम हत्यारे की संबंध है। ये इस उपचुनाव का पहला फैसला सुनिए आप। उसके बाद में राजपूत 3 खड़े हो गए वल्लभगढ़ के अंदर। गुलाब चंद जी ने जिद पकड़ ली कि मैं इसको भिंडर को आने नहीं दूंगा पार्टी में। हो सकता है कारण ना हो, अगर इतना एकदम होता तो हाईकमान कहते नो हम ले लेंगे। वहां तो उनको आपने उनकी बात मानी और यहाँ आपने टिकट दे दिया। आपने टिकट का आधार किया है, कौन जानता हिम्मत सिंह को? इसलिए इस दूसरे और कांग्रेस को ले लो, मां बेटी की लड़ाई है, प्रीति को टिकट दे दिया, भाई विरोध कर रहा है, ये क्या है? इसलिए इन उपचुनाव में तय हो गया है कि आपसी संबंधों की कड़वाहट और आपसी संबंधों का रिश्ता चुनावों को ज्यादा प्रभावित करता है बनिस्बत जनता के आम इंटरेस्ट को देखते हुए। इस चुनाव में क्या होगा मैं आपसे बता रहा हूं। 14 नंबर पर आएगी भाजपा। जमानत जब्त भी हो तो आश्चर्य नहीं है। और जब यह तय हो जाएगा कि 4 नंबर पर भाजपा जा रही है तो हिम्मत सिंह के 2 कैटेगरी के वोट है। क्षत्रिय वोट वो या तो चले जाएंगे प्रीति के पास या चले जाएंगे भिंडर के पास, और जो गैर राजपूत बीजेपी के हार्डकोर वर्कर्स हैं वो चले जाएंगे डांगी के पास। यह विचार लटकता रह जाएगा। इस स्थिति के अंदर गुलाब चंद की बात को न मानने की कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ी। उधर जो बात है दरियावत की, वहां कोई झगड़ा ही नहीं। इन्होंने भी कार्यकर्ता को टिकट दिया, उन्होंने भी कार्यकर्ता को टिकट दिया। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो वह BTV ने झगड़ा डाल दिया। यह जो उपचुनाव है ये इस बात के द्योतक है कि कार्यकर्ता की कीमत कुछ भी नहीं है, पसंद की कीमत है। आप मुझे एक बात जानना चाहता हूं, आज संघर्ष तो केवल वल्लभगढ़ में है, दरियाबाद में तो दोनों पार्टियों ने कार्यकर्ताओं को दिया, संघर्ष ही नहीं है। अपनी अपनी कर रहे हैं, करते रहेंगे, एक जीत जाएगा हार जाएगा। पर यह वल्लभगढ़ का संघर्ष तो केवल गुलाब चंद कटारिया की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश का शिकार है। अगर इसके 14 नंबर पर आ गया हिम्मत सिंह तो मैं छाती ठोक के कहूंगा कि कटारिया के अपमान की कीमत जनता ने हरा कर की लेगी, और ये होगा, ये मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं। जी, ये तो आपने बहुत ग्राउंड रूट का विश्लेषण किया है एकदम, और जो खबरें आ रही हैं वो लगभग ऐसी सूरत को पेंट करती हुई नजर आ रही हैं। तो अब एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पीछे दिनों ये जो राजस्थान में सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इसको लेकर CWC की मीटिंग के बाद ये माना जा रहा था कि कुछ बात बनी है संभवतः दोनों गुटों के बीच में। शायद CWC की मीटिंग के बाद में जो मीटिंग मुख्यमंत्री की पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हुई, उसमें उस वक्त तो ये खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मीटिंग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ हुई है। लेकिन आज अचानक से इस मामले में एक नई सरगर्मी से पैदा हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने ये जानकारी दी है कि उस मीटिंग में राहुल गांधी से अशोक गहलोत मिले ही नहीं। ये जो आप क्यों हंसाते हो? में आप तो ऐसी बात करते हो सुभाष जी, दया भी नहीं आती। अरे मुख्यमंत्री 4 दिन से विराजे में हैं, आज ही क्यों आई? फिर उस दिन क्यों नहीं आई जब अखबारों में ये छापा कि राहुल गांधी, प्रियंका तीनों मौजूद थे और गहलोत जी थे, तो उसी दिन आ जाना चाहिए था। मतलब आपको स्टेटमेंट और ट्वीट करने के पहले भी होने वाले स्टेटमेंट और ट्वीट का लाभ और हानि तोड़नी पड़ती है, तराजू में तोड़नी पड़ती है। आप और हमने बहुत पहले कहा था कि आला कमान तय करेगा कि आला कमान जिंदा है, मरा नहीं है। इस मीटिंग का नतीजा है आला कमान को एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। यहां तक कहा गया, जो अखबारों ने छापा है, आला कमान ने कह दिया कि स्टेट लीडर्स आर नॉट हाईकमान। जिस दिन ऐसा हो जाएगा और हाईकमान हो जाएगा तो स्टेट लीडर सीधे हो जाएंगे, स्टेट का हाईकमान सीधा हो जाएगा। यह तो सीधा करने की प्रक्रिया है।
टेढ़ा करने की प्रक्रिया को रोकने की प्रक्रिया है। अब वो क्या बोला लोकेश, मैं नहीं मानता, ये जूनियर लोग कुछ बोलते रहते हैं, इनका कोई महत्व भी नहीं है। अशोक गहलोत खुद नहीं बोले, जब तक उस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। अब अशोक आए हैं, आराम से बैठेंगे, 8 महीने बाद दिल्ली गए हैं, आराम से घूम के आए हैं, हाईकमान से मिल के आए हैं। पर आश्चर्य इस बात का कि सोनिया जी से वो अभी तक नहीं मिले हैं, और अशोक गहलोत बिना सोनिया जी के आदेश के शायद किसी आदेश का पालन नहीं करेंगे, ऐसा मेरी मान्यता है, जो शायद इस बार गलत हो सकती है। मैं ठेका नहीं लेता कि मेरी मान्यता सही है। इनके सचिन और अशोक की आपसी लड़ाई के बीच कमेंट करना एक अच्छे पत्रकार का कर्म नहीं है, आपका भी नहीं है सुभाष जी। क्या करेंगे इनके बारे में? और मैं तो करूंगा भी नहीं, 25-25 साल जूनियर लोग हैं, मैं क्या बोलूंगा इनके बारे में। ये जाने इनका कर्म, एक सच है वो जीत जाएगा, एक झूठ है वो पिट जाएगा, एक की सत्ता घट जाएगी, एक की सत्ता बढ़ जाएगी। इस लड़ाई के अंदर राजस्थान की जनता का लोकतंत्र पिटता आ रहा है, पिटता ही रहेगा। धन्यवाद। तो ये जो आपने कहा है कि वो जूनियर है और ओएसडी, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर छोटी बड़ी बात पे खुद ट्वीट करते हैं, ये बात आपने सही कही है, और इस मुद्दे पर खुद ने ट्वीट नहीं किया तो इसका कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के तो माहिर खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब प्रोग्राम भाग्यवान है, भाग्यवान, अत्यंत भाग्यवान है, ये कहो जी। तो अब मैं चलते चलते आपको ये जरूर आग्रह करूंगा कि चूंकि इस प्रोग्राम के सूत्रधार आप हैं, तो कोई बात ऐसी जो मैं ना पूछ पाया हूं वो आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम मैंने 1-2 जगह अभी बड़े इंटरव्यू के अंदर जाटों और राजपूतों के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं आपके चैनल पर यह साबित करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सनातन और हिंदुत्व की रक्षा भाजपा के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने की। आप अगले अंक में मुझसे पूछना, मैं साबित कर दूंगा। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति और सनातन धर्म की जो सेवा कांग्रेस के नेताओं ने की है, चाहे वो कमलापति त्रिपाठी हो, नारायण दत्त तिवारी हो, हरिदेव जोशी हो, रामकिशोर व्यास हो, दुर्गा प्रसाद मिश्रा हो, तो यह सारा क्रेडिट भाजपा के लिए क्यों उठा रही है कि वही हिंदुत्व की रक्षक है? इस पर मैं आपसे तर्क करना चाहूंगा जी। तो ये तो आपने आज जो मुद्दा उठाया है तो बहुत भारी मुद्दा है, और इसके ऊपर तो मंथन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को खुद को करना चाहिए कि जो चीज उन्होंने बनाई, जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई, उस भवन में रहने के लिए अब वो है नहीं वहां पर, और दूसरे लोगों ने नेम प्लेट लगा दी, दूसरों की नेम प्लेट लगा दी। भाजपा ने भी दिया हिंदू नेता, पर कांग्रेस ने जो हिंदू नेता दिए हैं ना, उनकी मैं सूची बता रहा हूं, आप लाइए इनके पहले नाम मेरे पास निकाल के। वैसे तो जवाहरलाल जी को हम हिंदू, जवाहरलाल खुद ब्राह्मण थे पर हम नहीं कहते, उनके ऊपर कई तरह की बातें होती है, पर बाकी लोग तो जिंदा हैं। कहा है बताओ? डीपी मिश्रा जैसा आदमी भाजपा ने दिया कैसे हिंदू नेता? कमलापति त्रिपाठी जैसे दिए हैं क्या? बोलिए आप। नारायण दत्त तिवारी जैसे हिंदू नेता दिए, हरिदेव जोशी जैसा राजस्थान में दिया है, जयनारायण व्यास जैसा राजस्थान में दिया है, रामकिशोर व्यास जैसा राजस्थान में दिया है। तो इसलिए भाजपा का जो हिंदुत्व को लूटने का नारा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और कांग्रेस में अगर अक्ल और बुद्धि नाम की चीज है तो कांग्रेस को इस बात को उठाना चाहिए कि हमने भी हिंदुत्व की रक्षा की है, हमने मानवता की रक्षा की है, हमारे नेताओं ने सनातन धर्म की रक्षा की है। पर ये बोलते नहीं है कांग्रेसी, ये डरते हैं कि मुस्लिम वोट टूट जाएंगे। इनका मुस्लिम बैर इनको ये बात कहने से रोकता है। ये दुख और दर्द की बात है। ये बात आपने बहुत जोरदार बात कही है, और ये इसके ऊपर कभी फिर एक डिटेल प्रोग्राम भी हम बनाएंगे और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताने की कोशिश भी करेंगे कि आजादी के पहले जो हाल कांग्रेस का था, और एक राष्ट्रवादी पार्टी थी और एक स्वराज्य लेकर आने वाली पार्टी थी, एक टोटली हिंदुत्व को लेकर डेडिकेटेड पार्टी थी, उस पार्टी के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या है कि वो अब इस मामले में बोलने से कतराती है? ऐसा क्या भय है और ऐसी क्या मजबूरी है? तो ये आपने मुद्दा बहुत शानदार छेड़ा है, और इसके ऊपर कभी हम जरूर बात करेंगे। और डीपी मिश्रा जैसे लोगों का नाम आपने लिया, यहां तक कि साउथ में भी आप यदि चलेंगे तो एनटी रामाराव तो कृष्ण की केवल छवि के आधार पर ही चुनाव जीतते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजनीति के चाणक्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? थैंक यू, नथिंग एल्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंह भी। चंद्रराज सिंह भी का राजनीति में बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, और हमारा ये प्रोग्राम भी इसीलिए हम आप तक लेकर आते हैं कि राजनीति में एक ओवरऑल
थिंकिंग प्रोसेस की हमें भी जरूरत है, और इस सारे के सारे प्रोसेस में किस तरह से नेता लोग कर रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की भावी पॉलिटिक्स तय हो रही है, और ये पॉलिटी किस तरह की होनी चाहिए, और किस तरह के मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, किस तरह के मुद्दों में विपक्ष को साथ आना चाहिए, ये सब आज हमने डिस्कस किया। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।